तो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास वालों। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करा था उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है वी एस ईपीआर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में जनरली हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड करना सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता कैसा है किसी भी कंपाउंड का। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सीखा था कि अगर NH3 है अमोनिया, तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था NH3, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए थे तो 4 आया था। तो उससे हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल लिए थे कि कितना होगा अपने पास sp3। अब यहां पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो VSEPR थ्योरी से हम लोग जनरली स्ट्रक्चर ही फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का कि होगा कैसा। तो VSEPR थ्योरी के लिए जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। जैसे पहला पॉइंट है अपने पास VSEPR थ्योरी के लिए, उसके बाद तो डायरेक्ट हम लेके चलेंगे ही आपको, लेकिन पहले कुछ जो फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो VSEPR थ्योरी के हिसाब से पहला पॉइंट लिखिएगा, if the central atom possesses only bond pair of electrons with identical atom shape of the compound is symmetrical and according to hybridization, रूल कहता है क्या कि अगर अपने पास कोई कंपाउंड हो जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो वैसे केसेस में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन होगी और सिमेट्रिकल होगी। मतलब स्ट्रक्चर दो टाइप का, एक ज्योमेट्री, दूसरा नॉन ज्योमेट्रिकल शेप, जिसको सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लास्ट क्लास में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, जैसे sp पढ़े, sp2 sp3 sp3d sp3d2, ये पढ़ा गया था अपने पास। अब अगर sp अगर अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब जो शेप होगा वो होगा लीनियर। अगर sp2 हुआ तो इसको हम लोग कह रहे हैं ट्राइगोनल। अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल। sp3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 अगर हुआ तो ऑक्टाहेड्रल। अब ये तो अपने पास हो गए हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, अपने पास ये स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें बस ध्यान ये रखना है कि इसमें सारे के सारे होने कैसे चाहिए, तो बॉन्ड पेयर होने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर अपने पास अगर मॉलिक्यूल आ रहा है BF3, अगर मॉलिक्यूल हो रहा है मेरे पास BF3, तो मेरे पास क्या बोरॉन है, आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, बोरॉन का 3। अब मेरे पास फ्लोरीन है, तो बोरॉन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 हो रही है और फ्लोरीन मेरे पास अगर 3 है, तो हर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 तो चाहिए ही चाहिए, 1 तो चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या करेगा ये ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, ये इसका स्ट्रक्चर बना BF3। अब चूंकि इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो अब ऐसे केसेस में इनका जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ट्राइगोनल हुआ। तो ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाए या फिर ट्राइगोनल बोला जाए। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 + 3, सो 1/2 × 6 3, तो आंसर कितना आया sp2। और sp2 का देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइगोनल लिखा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट अपने पास आ रहा है वो यही आ रहा है। अब मान लो कि अगर अपने पास हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए पहले, कितना आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना आ रहा है 1/2 × कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ना, और ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट है तो हम लोग कह रहे हैं 0, सो 1/2 × 4, इसको काट दीजिए 2, तो 2 आया तो क्या हुआ sp, और sp के लिए देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर। तो इसका शेप, मॉलिक्यूलर शेप कैसा हो गया, लीनियर, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, होगा। तो अब ये जो अपने पास जो टर्म जो कह रहा है उसके हिसाब से जो पहला पॉइंट हम लोग लिखे, यही लिखे हैं कि अगर जो सेंट्रल एटम है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है, लोन पेयर अगर नहीं बच रहा है, तो जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास हुआ SF6, अब हमें इसका स्ट्रक्चर चाहिए कि SF6 का होगा क्या, तो फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन चलिए, SF6 का कितना, वन बाई टू 6 + 6, दैट इज 1/2 × 12, क्या आ गया sp3d2, और sp3d2 का स्ट्रक्चर देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल, निकाला जा सकता है यहां से। तो ये जो पहला पॉइंट अपने पास बताया वो यही है। अब दूसरा फिर पॉइंट कहता है क्या, दूसरे पॉइंट में अब मान लीजिए कि अगर लोन पेयर भी हो और बॉन्ड पेयर भी हो, तब क्या करेंगे, मतलब लोन पेयर भी होना चाहिए और बॉन्ड पेयर भी अपने पास होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इफ सेंट्रल एटम possess, if central atom possess bonded pair of electrons, bonded pair of electrons as well as lone pair of electrons, lone pair of electrons, then shape of molecule, then shape of molecule will be unsymmetrical. Unsymmetrical, that is original bond angle will be disturbed due to repulsion between lone pair of electrons यानी अगर बॉन्ड पेयर भी रहा और लोन पेयर भी रहा, तो बॉन्ड पेयर रहा अगर और लोन पेयर रहा, तब तो उसके जो एंगल होंगे वो फिक्स होंगे, जैसे अभी हम टाइप लिखा देंगे आपको तो एंगल भी बता देंगे कितना कितना होगा मेरे पास। लेकिन
अगर मान के चलिए कि मेरे पास बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वैसे केसेस में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अब वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैसे केसेस में जो एग्जैक्ट एंगल होगा वो एंगल क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम टाइम से लिखिएगा सिमिलरली, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, सिमिलरली on having different types of side atom, molecule becomes unsymmetrical, molecules become unsymmetrical due to unequal force of repulsion between electron लिखे, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन विल बी, अब मेन अब यहां पे क्या है मेरे पास, चूंकि कोई अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो रिपल्शन होगा किसमें सबसे ज्यादा, लोन पेयर के बीच में। अगर दो लोन पेयर है तो रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन अगर देख रहे हैं तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम होगा, और बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बिल्कुल ही कम होगा। यानी जो ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास रिपल्शन है, जैसे अभी हम लोग दिखाए, मान लीजिए कि अगर हमने कहा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, तो अब PCl3 का अगर हम लोग चेक करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा PCl3 का, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं तो फॉस्फोरस के लिए आप लिख रहे हो 1/2 5 + 3 दैट इज 1/2 × 8, यहां आप कर रहे हो 4, सो द आंसर विल बी sp3। और अगर sp3 हुआ तो स्ट्रक्चर आप कैसा बनाओगे भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे पास अगर होगा तो फॉस्फोरस है और स्ट्रक्चर बोल रहा है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो इस पैटर्न पे होगा। ये मेरे पास स्ट्रक्चर जो आ रहा है ये टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग लिख रहे हैं, नहीं, लेकिन ये तो तब होगा ना, सिमेट्रिकल तब होगा जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन है, तो एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया भाई जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अब बचे 3 क्लोरीन, अब 3 क्लोरीन अगर आपके पास बच रहे हैं तो आप एक क्लोरीन यहां रखोगे, दूसरा क्लोरीन यहां रखोगे और तीसरा क्लोरीन यहां रखोगे, तो क्या ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाएगा? क्योंकि शेप जो है, मैंने अभी कहा फर्स्ट पॉइंट में कि शेप अपने पास 2 टाइप के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तब होगा जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होगा और लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, तो जो मॉलिक्यूलर शेप होगा वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब अनसिमेट्रिकल अगर हो रहा है मतलब यहां पे 3 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं और एक लोन पेयर हो रहा है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो यही ना बताया कि शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल शेप इसका हम शो कर ही नहीं सकते। ये तब पॉसिबल है जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, यहां तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऐसे केसेस में होता क्या है कि अगर जब आप बनाइएगा तो स्ट्रक्चर तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ही आएंगे, लेकिन यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने रख दिया तो मेरे पास तो सिर्फ PCl3 यही है, और अगर PCl3 आ रहे हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर देखिए इसी टाइप का होगा। मेरे पास ये हुआ और एक यहां पे ऐसे क्लोरीन हम लोग जोड़े,
क्योंकि जब टेट्राहाइड्रल अगर हम लोग बना रहे हैं तो टेट्राहाइड्रल में एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने पास जाएगा इस टाइप से। अब इस टाइप से हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ तो लोन पेयर हटा दिया। अब लोन पेयर जब मेरे पास है तो मेरे पास 3 ही ना बॉन्ड पेयर हैं, और 3 बॉन्ड पेयर है तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस हिसाब से आएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखने क्या दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, ये दिख रहा है पिरामिड। तो अब जब अगर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आ तो रहा है टेट्राहाइड्रल, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये अनसिमेट्रिकल है, ये जो स्ट्रक्चर है वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि अब चूंकि अनसिमेट्रिकल है तो इसके जो शेप निकल के आएंगे वो ज्योमेट्री से ही निकल के आएंगे, सिमेट्रिकल से ही निकल के आएंगे। लेकिन मान लो कि आपने अगर PCl3 अगर ऐसे बना दिया, यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन और यहां पे अपने पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा? हमने तो बॉन्ड ही बनाया है भाई, सारे के सारे बॉन्ड पेयर अगर रहेंगे तब तो हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये बना के दिखाते, तब हम ये बना के दिखा देते। लेकिन हमारे पास तो एक लोन पेयर बच गया, तो हमने लोन पेयर अगर ऐसे रख दिया और Cl 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 ऐसे रख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट करा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इसका नाम क्या हो जाएगा? टी शेप। या टी जैसा दिख रहा है, तो जब टी जैसा दिख रहा है तो शेप क्या हो गया मेरे पास? टी शेप इसका हो गया। अब मान लो कि अगर हमने आपसे कहा कि हमारे पास है CH4 और हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो आप सिर्फ इतना बता दो कि सिमेट्रिकल बनेगा कि अनसिमेट्रिकल बनेगा। CH4 सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4, सिमेट्रिकल बनेगा। अब सिमेट्रिकल अगर बन रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा कितना? sp3। और ऐसे केस में इसका जो आंसर आप लिखिएगा वो लिखिएगा टेट्राहेड्रल। और अब ये स्ट्रक्चर जब बनाएगा CH4 तो नो डाउट CH4 अपने पास एक्चुअल सिमेट्रिकल बना रहा है, ये बना अपने पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो VSAPR थ्योरी अपने को ये दो चीजें जरूर क्लियर कर देता है कि भाई सिमेट्रिकल कब बनेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और अनसिमेट्रिकल कब बनेगा। तो सिमेट्रिकल जब बॉन्ड पेयर हो और अनसिमेट्रिकल जब बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा तब बनेगा अपने पास। क्लियर है यहाँ पे? तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बाद अब अगला जो ये पॉइंट जब हम लोग जब इसको डिस्कस करते हैं तो ये तो 2 पॉइंट हो गए कि हाँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब बारी आती है क्या कि जो लोन पेयर मेरे पास बचे उसको रखे कहां? मतलब अपने मन से कहीं तो रख नहीं सकते हैं उस लोन पेयर। जैसे मैंने अभी जो रखा, मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं अमोनिया का, NH3 का। तो अगर अमोनिया मेरे पास है तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना है? 3, यही ना है। अब 3 अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन मेरे पास है, तो उस हाइड्रोजन को मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे रखा है तो एक लोन पेयर तो बचा ना। अब उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहां रख रहे हैं, क्यों यहां रख रहे हैं भाई? अब अगर H2O मेरे पास है, H2O, तो ऑक्सीजन जब हम यहां पे लिख रहे हैं, मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है, यहां हमने 2 रखा और अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बच रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहां रख रहे हैं। अब क्यों ऐसा रख रहे हैं? तो अब इसके लिए फिर वही थर्ड जो हम लोग अभी जो लिखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, तो थर्ड प्रॉपर्टीज अपने पास कहता क्या है, लिखिएगा लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड, लोन पेयर should be placed at that position from where it can exert EXERT, it can exert minimum repulsion, ठीक है। अब
लोन पेयर को वहां पे पुट किया जाए, वहां पे रखा जाए जहां से रिपल्शन कितना हो, मिनिमम रिपल्शन हो। अब जैसे बहुत बार अगर कुछ लोग कहेंगे सर वाटर अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन हम ऐसे लिख दें और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख दे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख दे तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। अब जब हम डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें, तो अगर इस हिसाब से रखेंगे ना तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो फिर स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो वैसे केसेस में अगर आप इस तरीके से अगर प्लेस कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहा ना कि अब ऊपर में भी अपने पास इलेक्ट्रॉन, नीचे में भी इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप इस हिसाब से रख रहे हैं तो इनका डिस्टेंस इतना रखना होगा कि इनके बीच का जो रिपल्सन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब अगर हम मान के चलिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ आसपास रख रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दोनों पास पास हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन जब होना शुरू होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना। अब जब दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे तो अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इस बॉन्ड पेयर के नजदीक आएंगे, और बॉन्ड पेयर के नजदीक अगर आ रहे हैं तो रिपल्सन तो अभी हम लोग देखे थे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी हो रहा है। तो जब दो दो लोन पेयर मेरे पास है तो मैक्सिमम रिपल्सन हुआ। फिर ये लोन पेयर जब करीब आना शुरू हुआ बॉन्ड पेयर के तो भाई रिपल्सन तो यहां भी होगा ना। तो अगर आपने वाटर ऐसे बनाया है, लीनियर अगर बनाया है वाटर, तो रिपेल करेगा तो फिर क्या होगा, धीरे 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 इसका स्ट्रक्चर बेंट होना शुरू होगा और एक ऐसे मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा जहां पे अब रिपल्शन जो है वो होगा ही नहीं और वहीं पे आकर स्ट्रक्चर रुक जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बेंट स्ट्रक्चर। इसीलिए वाटर का जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो वाटर का स्ट्रक्चर या तो बेंट लिखा जाता है या वी शेप लिखा जाता है, या तो बेंट स्ट्रक्चर होगा या तो वी शेप होगा। ये वी ही है तो या तो बेंट स्ट्रक्चर या तो वी शेप। चूंकि है क्या, अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। आप जैसा बनाओगे वैसा उसका नाम हो जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल का केसेस अपने पास आ रहा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे, वैसे पोजीशन पे जहां रिपल्सन क्या लग रहा होगा, मिनिमम रिपल्सन लग रहा होगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे रखा जाएगा। अब फिर इसी केसेस में अपने पास होता है क्या कि जैसे जैसे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बढ़ाते चले जाएं तो बॉन्ड एंगल पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि बॉन्ड एंगल कम होगा। तो VSEPR थ्योरी ये भी आइडिया देगा, लिखिएगा। By increasing one lone pair of electron, by increasing one lone pair of electron, bond angle is decreased, bond angle is decreased, that is bond angle is inversely proportional to number of lone pair of electrons, number of lone pair of electrons। यानी जितना ज्यादा लोन पेयर की संख्या आपको दिखनी शुरू होगी वैसे वैसे उसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक है CH4, एक कंपाउंड है NH3 और दूसरा कंपाउंड है H2O। ये तीन मेरे पास कंपाउंड है और हमसे पूछेगा कि इनमें से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब बॉन्ड एंगल की अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अभी हम आपको लिखा देंगे उसमें बॉन्ड एंगल कितना कितना होगा। अभी ये बताना है किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां ऊपर टर्म लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, H2O के पास। चूंकि ऑलरेडी यहां कार्बन के पास क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो यहां पे तो कुछ बचेगा नहीं। NH3 के पास 5 है तो इसके पास एक लोन पेयर बचेगा और ऑक्सीजन के पास 6 है तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है ना, इसीलिए बॉन्ड एंगल कम किसका होगा,
H2O का सबसे कम होगा, CH4 का क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे कम NH3 का और सबसे कम H2O का। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल को हम लोग इस हिसाब से फाइंड हम लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई बॉन्ड एंगल होगा कितना। अब जैसे अभी जो हम रूल लिखाएंगे उसके हिसाब से इसका जो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल CH4 का। वैसे ही जब आप आइएगा NH3 के केसेस में, तो NH3 में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री और इसका होता है 104.5 डिग्री, ये इसके बॉन्ड एंगल्स है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर निकालिएगा तो फंस जाइएगा। रीजन कि हाइब्रिडाइजेशन CH4 का भी कितना आएगा भाई sp3, NH3 का भी कितना आएगा sp3 और H2O का भी कितना आएगा। अब तीनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहे हैं और तीनों का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रहा है तो तीनों का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल बनना चाहिए ना, तीनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, ये इसका बॉन्ड एंगल है। तो चूंकि sp3 सबके हाइब्रिडाइजेशन है, सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, मतलब बॉन्ड एंगल सबका इतना होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल सबके अलग अलग हैं। तो अब वहां पे फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। क्लियर है यहां पे? ठीक, अब फिर यहां पे अपने पास है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन ऑफ लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स हम लोग कहां लगा रहे हैं, तो एक नेक्स्ट टर्म लिखिएगा इसका, पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। अब अगर अपने पास हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3, अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का sp, sp2 और sp3 अगर आ रहा है तो लोन पेयर का पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब ये एनीवेयर कहीं पे भी लगाया जा सकता है। लोन पेयर जो बच रहे हैं ना वो कहां रखेंगे भाई, तो कहीं भी रख सकते हैं, तो एनीवेयर रख सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास हुआ सेकंड केस, कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुआ sp3d, तो अब ऐसे केसेस में लोन पेयर कहां लगाएंगे, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशंस पे। अगर हुआ sp3d2, sp3d2 तो ये लगाएंगे एक्सियल पोजीशन पे, मतलब जहां पे एक्सिस जो बन रहा है तो एक्सियल पोजीशन पे इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे। अब अगर मेरे पास हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो एक और होगा अभी sp3d3। अगर sp3d3 अगर मेरे पास हो रहा है तो लोन पेयर कहां कहां लगा सकते हैं अपने पास, तो लोन पेयर लगाने का जो टर्म अपने पास है वो इक्वेटोरियल पे भी लगेगा और एक्सियल पे भी लगेगा, दोनों जगह लगेगा। तो अब यहां पे sp3d3 में हमारे पास जो लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर हैं, जो एक लोन पेयर जो मेरे पास है, क्योंकि यहां पे 3 लोन पेयर बचेंगे, तो जो एक लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा और 2 लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। अब ये जो अपने पास जो क्वेश्चन है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टर्म पे अगर पूछ दिया जाता है तो जनरली ये पीजीटी में पूछ देता है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टर्म अगर ये है तो इनमें से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां पे पुट करेंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां पे पुट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये वाला टर्म देखते हैं कि हाँ sp, sp2, sp3 है तो कहां रखेंगे। और ऐसे भी
जब मॉलिक्यूलर शेप बनाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पे भी रखना जरूरी होता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये काफी हेल्प करेगा आपको कि कहाँ कहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या रखी जा सकती है। ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे थे, जब ये VSEPR थ्योरी जब हम लोग पढ़ लिए, तो अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल के शेप की बारी अगर आ रही है कि कैसा कैसा शेप होगा, तो सबसे पहले अपने पास मॉलिक्यूल का टाइप चेक करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से टाइप है। तो यहां पे ये जो अभी हम स्ट्रक्चर अपने को लिखने जा रहे हैं, इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ electrons are present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, मतलब लोन पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिकल होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा अपने पास। अब पहला जो मेरे पास अगर टाइप है, अगर टाइप हुआ AB2 टाइप, टाइप अगर हुआ AB2 टाइप, तो ए अब यहां पे क्या है, मेरे पास सेंट्रल एटम है, और जो बी जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, बॉन्ड पेयर बता रहा है। तो अगर AB2 हुआ तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा ऐसा, और इसका शेप जो होगा वो होगा लीनियर, और इसके बीच के जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे। तो जो पहला टाइप हो ये हो गया। अब मान लीजिए कि अगर अपने पास बोला कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब CO2 का स्ट्रक्चर होगा कैसा, तो CO2 के स्ट्रक्चर में टाइप देख लीजिए, दिख तो रहा है AB2, टाइप तो दिख रहा है AB2। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को भी 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, 2 ऑक्सीजन को मिला के, मतलब बॉन्ड पेयर बनेगा। अब जब बॉन्ड पेयर बना तो अपने मन से कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, इसको बोले हम लोग लीनियर। अगर मान लीजिए कि अपने पास अगर बन रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो यहां पे कैल्शियम, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 मेरे पास हो रही है, और यहां पे भी क्लोरीन है, मतलब इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, कैल्शियम के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, सारा बॉन्ड बना चुका, कुछ भी नहीं बचा लोन पेयर, मतलब सिमेट्रिकल शेप होगा। और सिमेट्रिकल शेप होगा तो क्लोरीन एक इधर जोड़िए और एक इधर जोड़ दीजिए, तो यहां पे जो शेप बना उस शेप को भी क्या बोलिएगा, लीनियर शेप बोलिएगा। सेम अगर मेरे पास टाइप हुआ AB3 टाइप, अब AB3 अगर मेरे पास हो रहा है, तो यहां पे भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर मेरे पास है, तो यहां जो शेप बनेगा उस शेप को हम लोग कह रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर या सिंपल ट्राइगोनल। ट्राइगोनल हम लोग कह रहे हैं। अब यहां जो एंगल जो बनेंगे अपने पास, वो एंगल यहां पे होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री अपने पास बन रहे हैं। फिर अगर जो टाइप अपने पास हो रहा है AB4 टाइप, अब AB4 टाइप अगर मेरे पास है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, इसका जो नाम है वो हम लोग लिख रहे हैं टेट्राहेड्रल। ये जो अपने पास आया वो हुआ टेट्राहेड्रल, और इसके जो एंगल हैं वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट, या 109.28 डिग्री भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फिर टाइप जो मेरे पास आता है वो है AB5 टाइप। टाइप मेरे पास है AB5। अब AB5 अगर मेरे पास टाइप हो रहा है,
तो स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे ऐसे, सारे के सारे बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर है नहीं, तो AB5 अगर हुआ तो ये मेरे पास हुआ ट्राइगोनल और ये बना पिरामिड, तो इसका जो नाम हुआ वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका हो रहा है। और अगला जो टाइप है वो है AB6। अब AB6 अगर मेरे पास है तो अब ऐसे केसेस में मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेंगे ऑक्टाहेड्रल, जो शेप बनेगा वो होगा अपने पास ऑक्टाहेड्रल शेप अपने पास होने जा रहे हैं। तो अब ये सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर जो हम लोग जो बना रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास सारा का सारा अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, और अगर बॉन्ड पेयर अगर हुआ और लोन पेयर अगर हुआ तो अनसिमेट्रिकल शेप बनेगा। अब अनसिमेट्रिकल वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ये सिमेट्रिकल हुए और अनसिमेट्रिकल के केसेस अगर हम लोग देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर अपने पास अनसिमेट्रिकल अगर हो रहा है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास हो गए, तब शेप कैसा बनेगा भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दिखने में टाइप वैसे ही दिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल हम लिख रहे हैं आपके लिए। हमने एक एग्जांपल लिखा NH3 NF3 PF3 NCl3 PF3 NCl3 CH3 minus H3O plus हाइड्रोनियम आयन H3O plus ClO3 minus। अब ये सारे के सारे इतने सारे हमने मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स लिए। अब हमें यह बताना है कि इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा कैसा, अपने को यह बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। अब इसमें यह ध्यान देना होगा आपको कि कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर प्रेजेंट है मेरे पास, कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर है, ठीक है। अब यहां पे इन सबके हाइब्रिडाइजेशन को जरा फाइंड कीजिए। तो जब सबके हाइब्रिडाइजेशन को जब आप फाइंड कीजिएगा तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3। सबके जो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे वो आएंगे sp3। अब निकाल कर देख लीजिएगा, सबका sp3 आएगा। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो शेप आएगा वो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। sp3 में टेट्राहेड्रल आएगा, और टेट्राहेड्रल का जो शेप हम लोगों ने बनाया है वो शेप तो अपने पास यही है। मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर यहाँ पे S है, ये P हो गया, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा मेरे पास, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पे हैं वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लीजिए, NH3 NF3 PF3 NCl3 किसी का भी, मान लीजिए PF3। तो PF3 अगर मेरे पास है तो ये बताया टेट्राहेड्रल, यानी स्ट्रक्चर जो अपने पास होने वाला है, यहाँ पे क्या बचेगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, आना टेट्राहेड्रल चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? अलग शेप आएगा। अब अलग शेप अगर आ रहा है तो या तो आप इसको पिरामिड बोल देंगे, या तो पिरामिड बोला जाएगा, या इसी को डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसका शेप हो रहा है, या तो टेट्राहेड्रल बोलिए या फिर डिसऑर्टेड टेट्राहेड्रल इसके शेप का नाम दे दीजिए। ये जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इसमें हो क्या रहा है मेरे पास कि जो एंगल जो मेरे पास है वो सारे के सारे एंगल क्या हो रहे हैं? वो अलग अलग होने चाहिए। 109 डिग्री से क्या होगा? कम होगा।
जो भी मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो शेप बनेगा उस शेप का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो एक्चुअल शेप बनेगा वो देखिए, ये पिरामिडल शेप है। जो एक्चुअल शेप है वो पिरामिडल शेप है, लेकिन इसी को डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ये जो भी शेप आएंगे, इन सबका जो शेप आएगा वो एक्चुअल शेप जो अभी हम लोग पढ़े थे सारे के सारे बॉन्ड पेयर उसी से निकल के आएगा। जब उससे निकल के आया तो मैंने अभी आपको बताया था कि लोन पेयर हम यहाँ पे रख रहे हैं ऐसे जगह पे जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। तो भाई ऐसे पोजीशन पे उसको उठा दिया कि रिपल्शन होगा ही नहीं, तो ये नीचे अपने पास PF3 बन गए, तो शेप पिरामिड जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पिरामिडल हम लोग बोलने जा रहे हैं इसका। अब इनमें जो एंगल्स मेरे पास हैं वो सारे के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होंगे, हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, क्योंकि एक्चुअल से टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं। टेट्राहेड्रल होता तब आप 109 डिग्री 28 मिनट इसको कह सकते थे। ठीक है, अब ये तो चलो हो गया कि हाँ भाई इसको हम रिपेल हम कर रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन अगर शो करेगा तो होगा क्या? तो पहले होना चाहिए था 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ये होना चाहिए था, लेकिन इसको अप्रॉक्स रिपेल करके करीब करीब लेके आता है 107 डिग्री में, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा ना, वो जो एंगल है वो कितना होगा? 107 डिग्री के एंगल होंगे, जबकि होना चाहिए था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब सेम केस, अगर ये तो हो गया एग्जांपल sp3 के लिए। अब मान लो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आए, तो अगर sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp2 अगर आ रहा है, तो sp2 अगर आएगा तो फिर हमारा शेप कैसा बनना चाहिए था? ट्राइगोनल बनना चाहिए था। AB जो मेरे पास यहाँ पे जो टाइप अपने पास जो दिख रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो शेप कैसा बनेगा इसका? ट्राइगोनल बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। बोरॉन के पास मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन भी मेरे पास 3 हो रहा है, तो एक एक चाहिए ही चाहिए। तो अब ऐसे केसेस में कंप्लीट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर मान लीजिए कि अपने पास एग्जांपल हो रहा है NO3-, अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा, कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन? तो NO3- का भी अगर चेक कीजिएगा तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 ही आएगा। रूल हम बता चुके हैं कि 1/2 नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन है डाइवैलेंट, कुछ नहीं यूज करेंगे, चार्ज यहां पे ऐड कर देंगे, तो 1/2 इंटू 6 3, तो क्या आंसर आया? sp2 आया। अब sp2 अगर आ रहा है तो फिर NO3- का जो शेप अपने पास आएगा वो NO3- का शेप आएगा कैसा? तो अब यहां भी देखना पड़ेगा कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। NO3- के पास तो बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस है मतलब एक ले रहा है, तो 6 हो गए। और ऑक्सीजन कितना मेरे पास है? 3। हर ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, मतलब ये ऑक्टेट पूरा करेगा ना। तो क्या नाइट्रोजन के पास कुछ बचेगा? नाइट्रोजन के पास कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि इसका भी जो शेप आएगा वो शेप क्या आएगा? ट्राइगोनल ही आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको समझिए इस चीज को कि नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और यहां पे जो चार्ज माइनस दे रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया ना। और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 लेगा। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए। और नाइट्रोजन के पास है कितना? इसके पास भी 6 हो गया ना, तो सारा का सारा वो बॉन्ड पेयर बना लेगा, कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेप एक्चुअल बनेगा, और एक्चुअल बना तो शेप का नाम क्या दीजिएगा? ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल अगर आ गया तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या बनेगा? 120 डिग्री। सिमेट्रिकल अगर बन रहा है तो एंगल क्या बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। अब अगर मान लीजिए कि अपने पास एक और एग्जांपल लेते हैं SO2 का, ठीक है। अब SO2
अब SO2 में सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 4। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सल्फर के पास है कितना? 6। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, 2 तो बॉन्ड पेयर बनाएगा और एक इसके पास लोन पेयर बच जाएगा। एक लोन पेयर बचेगा ना, 2 तो बॉन्ड बना देगा भाई, क्यों? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो क्या करेगा, ये ऐसे करके तो बॉन्ड बनाइए ना देगा, इसका ऑक्टेट पूरा कराएगा कि नहीं कराएगा? तो इसके पास एक लोन पेयर बचा। अब एक लोन पेयर अगर मेरे पास बच रहा है, तो अब ऐसे केसेस में देखिए, इसका जो शेप आया वो शेप कैसा आया? बेंट आया। जो शेप हुआ वो बेंट शेप हो गया, या इसी को एंगुलर शेप भी बोलते हैं। तो जो शेप आया वो बेंट हुआ या एंगुलर शेप बोले। अब ये ट्रायगोनल नहीं आ रहा है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है, लेकिन sp2 होते हुए भी जो शेप है वो ट्रायगोनल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है भाई? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ पे? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने अभी आपको बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्टेंस पे रखा जाएगा जहां रिपल्शन मिनिमम होता है मेरे पास। तो SO2 का अपने पास ये हुआ। अब ये तय है कि जो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल आएगा, वो बॉन्ड एंगल अब 120 डिग्री तो नहीं ना होगा। ये जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 डिग्री तो नहीं होगा। अब ये होगा क्या भाई? तो 120 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम होगा। अब 120 डिग्री यहां पे नहीं होने वाला है। अब सेम केस मान लीजिए कि अगर यही चीज रहता, SO2 के जगह पे SO3 लिखते, SO3, ठीक है। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आता? तो यही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 ही आएगा। अब sp2 अगर आ रहा है तो अब इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6। कितना ऑक्सीजन है? 3। हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो सल्फर तो अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर बने। लोन पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब लोन पेयर नहीं बनेगा, तो इसका जो शेप होगा वो शेप आप क्या लिखिएगा? ट्राइगोनल लिखिएगा। और इसके बीच के जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री होंगे? 120 डिग्री होंगे। क्योंकि जब आप इसको बनाइएगा, SO3 जब बना रही हैं, तो SO3 में भाई एक भी लोन पेयर बचा ही नहीं, तो यही ना बनाएंगे। सल्फर का सारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आप बनाइएगा, तो ये जो एंगल अपने पास बन रहे हैं वो एंगल कितने बनेंगे? 120 डिग्री। क्योंकि ये पूरा मिला के कितना होता है? 360। तो 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, 360 डिग्री अपने पास हो रहे हैं। तो ये SO3 का हो गया मेरे पास। अब वैसे ही एग्जाम्पल आपके पास अनेकों एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं ऐसे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए SnCl2। आप मुझे ये बताइए, इसका शेप सिमेट्रिकल आएगा कि अनसिमेट्रिकल आएगा? SnCl2 का सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? Sn है किस ग्रुप का? ग्रुप 14 का। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो लिखाया था ना लास्ट क्लास में, ग्रुप 14 केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम, तो उसका है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। और क्लोरीन कितना अपने पास जोड़ा है भाई? 2 जोड़ा है। तो अगर 2 क्लोरीन अगर मेरे पास जोड़ रहा है, तो हर क्लोरीन को तो एक एक ही चाहिए ना, यानी इसके पास एक लोन पेयर तो बच जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल ना होगा। SnCl2 मेरे पास है, तो SnCl2 के लिए जब आप बनाना शुरू करेंगे, तो ये मेरे पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन है, तो एक तो लोन पेयर इसके पास बच ही जाएगा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यहां पे क्या होगा? ये एक क्लोरीन दे देगा इसको और एक इसको देकर ऑक्टेट पूरा करा लेगा ना। तो अब यहां पे जो शेप मेरे पास आया वो सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल हुआ
तो इसके जो बीच के एंगल होंगे वो क्या होंगे, 120 डिग्री से कम होंगे। 120 डिग्री से इसके बीच का जो एंगल होगा वो कम होगा। और जो शेप का नाम हुआ, वो शेप का नाम आप क्या लिखिएगा, बेंट। तो बेंट शेप लिखिए या फिर एंगुलर शेप लिखिए। और जो एंगल होंगे वो 120 डिग्री से कम होंगे। तो जो शेप बन रहा है वो अनसिमेट्रिकल। तो ये तब के लिए जब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो अब दिमाग में ये चीज अक्सर आता है हम लोगों का, एक बार में अगर कोई मॉलिक्यूल अगर दे दिया, कोई क्वेश्चन अगर दे दिया और हमसे पूछता है भाई इसका मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, तो हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, फटाक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से तुरंत आंसर दे देते हैं। क्योंकि हम तो अभी आपको बता चुके हैं पहले ही कि sp होगा तो लीनियर, sp2 होगा तो क्या, sp3 होगा तो क्या, ये सारा चीज अभी हम आपको बताए हैं। तो दिमाग में वही चीज आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन भी होगा, ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन भी होगा जो अकॉर्डिंग टू द रूल जा रहे हैं। लेकिन अब तुरंत आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये किस ग्रुप का है भाई, किस फैमिली मेंबर का है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और कितना डोनेट कर रहा है और कितना बच रहा है। अगर कुछ भी नहीं बचा तब तो तुरंत आंसर हो जाएगा। अगर कुछ बच गया तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि बनेगा तो स्ट्रक्चर वैसा ही, लेकिन लोन पेयर है, उसको अगर वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो अब कितना एंगल आएगा वो चेक करना पड़ेगा, शेप कैसा है वो देखना पड़ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हुआ और 2 लोन पेयर अगर मेरे पास प्रेजेंट है, तब वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे Cl2O, Cl2O, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Cl2O का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3, sp3 होगा ना। अरे देखिए ऑक्सीजन है 1/2 V प्लस M माइनस सी, तो 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, मोनोवैलेंट यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो 1/2 इंटू 8 4, सो द आंसर विल बी sp3। sp3 हुआ, और sp3 हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा बनता था अपने पास, टेट्राहेड्रल। जब sp3 अगर हो रहा है तो वैसे केसेस में जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, तो स्ट्रक्चर जो अपने पास बना, तो भाई स्ट्रक्चर तो यही बन रहा है अपने पास टेट्राहेड्रल के लिए। अब मेरे पास क्या था, Cl2O था। अब ये बताइए कि इसका शेप बनेगा कैसा, Cl2O का शेप। ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर बच जाएगा, 2। 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लेकिन लोन पेयर कितना बचेगा, 2। तो क्या एक्चुअल टेट्राहेड्रल शेप आएगा, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा इसका मतलब है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हटाएंगे ना। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहां से हटा लिया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहां से हटा लिया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर तो यही ना कहलाएगा, इसको क्या बोलिएगा, बेंट बोलिएगा। क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, और यहां पे मान के चलिए कि हमने इसके जगह पे जो बी और बी हमने लिया है, यहां पे आपने लिख लिया क्लोरीन और यहां पे लिख लिया क्लोरीन, तो भाई ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक तो इसको दे देगा, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच ही ना जाएंगे। तो शेप कैसा बना, बेंट शेप बना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जनरली हम लोग आंसर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का या बॉन्ड एंगल का तभी दे सकते हैं, उसी केसेस में दे सकते हैं जब हमारे पास सिमेट्रिकल हो, यानी सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो। अगर बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, तो फिर देखना पड़ेगा कि लोन पेयर अगर मेरे पास है तो फिर जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा अपने पास। ठीक। अब एक लास्ट एग्जांपल,
XeO3, XeO3 इसका जरा बताया जाए। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको लिखाया है पीरियोडिक टेबल, कोवलेंट जब बॉन्ड बना रहे थे तो उसको हर हाल में याद रखना होगा, क्योंकि बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है ना कि प्रीवियस ईयर को अगर फॉलो अगर आप करेंगे ना जब क्वेश्चन बैंक को, तो उसमें आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। किसी किसी ईयर तो 4-4 क्वेश्चन पूछा है अकेले बॉन्डिंग से, इसी चैप्टर से, तो उसके लिए वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। CXeO3 हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। रेनू लिख रही है sp3, लकी sp3। तो XeO3 जेनॉन है किस ग्रुप का? ग्रुप 18 का। जेनॉन है ग्रुप 18 का, तो ग्रुप 18 मतलब यहां पे ये 1/2v वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन तो भाई डाई वैलेंट है, सो 1/2 into 8 आ गया अपने पास 4, सो द आंसर विल बी sp3। और sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल, नहीं, लेकिन अब यहां पे ध्यान रखना है जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन 8 है और ऑक्सीजन कितना मेरे पास है? 3 है। हर ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को 6 तो दे देगा, जेनॉन के पास 1 बच जाएगा ना। यानी यहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और 1 लोन पेयर बच रहा है। ठीक, तो अब जब इस हिसाब से जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर का हम लोग नाम क्या दे देंगे? फिर से पिरामिडल से नाम दे देंगे, क्योंकि जो बनाइएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा भाई? जेनॉन लिखिएगा। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर बच गया, तो शेप फिर से क्या बना? पिरामिडल बन गया। हुआ? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VS EPR थ्योरी अपने को यही बताएगा। ठीक ना? अब मान लीजिए SF4, इसका शेप बताना है, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। SF4, तो पहला काम तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, तब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर पता चलेगा, और तब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कहां रखेंगे वो आपके दिमाग में आएगा। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर का कितना 6, फ्लोरीन अपने पास कितना है यहाँ पे 4, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और 5 आएगा तो भाई हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3। क्लियर? अब जब sp3d आया तो हम लोगों ने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था भाई, वो स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ही बना था ना, तो स्ट्रक्चर तो यही बनाए थे हम लोग, स्ट्रक्चर तो यही बनाए थे। अब इसमें इस ए के जगह पे हमने यहां पे ले लिया है सल्फर, ये सल्फर, और 4 मेरे पास क्या हो रहे हैं भाई? फ्लोरीन हो रहे हैं। तो 4 फ्लोरीन को अगर हम लोग यहां पे अगर लिख रहे हैं, 4 फ्लोरीन अगर मेरे पास, तो 1 फ्लोरीन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो एक तो सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच ही गया, बचा। तो पहला जो शेप था वो था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन अब जो शेप आया वो शेप का नाम क्या देंगे? इस शेप का नाम है सी-सॉ शेप। वो पार्क में आता है नहीं होता, वो पटरा जैसा ऐसे बैठ के जाइएगा तो इधर आपकी दोस्त बैठ जाएगी तो नीचे आप ऊपर, तो शेप को क्या बोलेंगे? सी-सॉ शेप बोलेंगे। तो ये भी अपने पास क्या हो रहा है? अनसिमेट्रिकल ही हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे आपको एग्जांपल्स आपको ढेरों मिल जाएंगे, जब आप ढूंढना शुरू कीजिएगा तो आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने आपको लिखा है यहाँ पे SF4, SF4, तो SF4 का हम लोग निकाले यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर यहीं पे आपके पास होता SeF4 तो भी आंसर यही लिखते हैं हम लोग। अगर मेरे पास होता TeF4 तो भी स्ट्रक्चर हम लोग यही लिखते। अगर मेरे पास है PbF4
POF4 मिस्टेक, POF4 तो भी यही लिखते हैं हम लोग। अगर हुआ मान लीजिए SbF4 माइनस एंटीमनी फ्लोराइड आयन, तो भी आप यही लिखोगे SCl4, तो भी सीसॉ स्ट्रक्चर ही बनेगा SCCl4, TeCl4। तो ऐसे अनेकों एग्जांपल आपको दिख जाएंगे जिसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या शो करेंगे, सीसॉ से शो करेंगे। ठीक है, अब एक और हाइब्रिडाइजेशन अपने पास बच रहा है, उसको भी देख लीजिए। XeF2, इसका स्ट्रक्चर जरा बताया जाए। XeF2 का कितना होगा? XeF2 जेनॉन है, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। 8 + 2 / 2 5 आएगा, sp3d 1/2 b + m - c वाले से यही आएगा। जेनॉन ग्रुप 18 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 फ्लोरीन अपने पास हो गया यहाँ पे मोनोवैलेंट, /2 तो 5 मतलब sp3d। अब sp3d अगर आ रहा है तो अपने को पता है कि भाई स्ट्रक्चर अभी तुरंत बनाए हम लोग। यहाँ पे अगर हम जेनॉन ले रहे हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही आएगा, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर मेरे पास हो रहा है तो अब ऐसे केसेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो शेप का नाम क्या बना भाई? लीनियर। होना चाहिए था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन अब शेप का नाम कैसा बन रहा है? लीनियर शेप बन रहा है। अब अगर लीनियर शेप अगर हम लोग यहां पे अगर बना रहे हैं, लीनियर अगर बना रहे हैं तो मुझे बताइए इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जो एंगल होगा वो 180 डिग्री अपने पास हो जाएगा, होगा। ClF3, ClF3 ये बताइए इसका स्ट्रक्चर कितना क्या होगा ClF3 का? ClF3 हाइब्रिडाइजेशन फिर से, क्लोरीन 7 + 3 / 2 5, again answer will be sp3d now। अब sp3d मतलब कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा, हाँ। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में मेरे पास क्लोरीन सेंट्रल एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन को दे देगा, 2 लोन पेयर बचेगा। अब जब 2 लोन पेयर अगर बच रहा है मतलब क्लोरीन अपने पास फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, शेप का नाम हुआ टी शेप। तो टी शेप बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब अगर टी शेप अगर अपने पास बन रहा है तो टी शेप में जो एंगल्स होते हैं वो एंगल होता है 87.6 डिग्री। ये सब फिक्स शेप है, ये सब फिक्स एंगल है 87.6। हो जाएगा। XeF5 माइनस
एक आखिरी एग्जांपल जरा आज का बता दिया जाए, XeF5 माइनस। अब F5 बोला मतलब ये तो तय है कि 5 बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं अपने को, लोन पेयर कितना बचेगा वो बताइए। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाइए, जेनोन का कितना 8, फ्लोरीन मेरे पास कितना हो रहा है 5, और चार्ज -1 है मतलब +1, तो डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 7, सो sp3d3 sp3d3 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। sp3d3 का जो स्ट्रक्चर हम लोग जो बनाते हैं वो स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। ये ऐसा बनेगा, तो पेंटागन बाई पिरामिड हम लोग यहाँ पे जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल अपने पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा ही बनता है, ये अपने पास बनता है। तो मेरे पास क्या है XeF5 माइनस है, तो XeF5 माइनस का मतलब कि अगर अपने पास यहाँ पे हम जेनॉन अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे आया जेनॉन, और इन सारे के सारे पोजीशंस पे यहाँ पे फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, 5 पोजीशन पे फ्लोरीन डाल दिए। अब यहां पे मेरे पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना, तो 5 बॉन्ड पेयर बने और 2 लोन पेयर बना। अब 5 बॉन्ड पेयर बना और 2 लोन पेयर अगर मेरे पास बन रहा है तो अब ऐसे केसेस में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बना भाई, यहाँ पे 2 लोन पेयर अपने पास हो रहा है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास है ऐसे और ये अपने पास है, यहाँ फ्लोरीन हो गया फ्लोरीन हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और बीच में यहाँ पे मेरे पास है जेनॉन। यही स्ट्रक्चर अपने पास हो रहा है, और चूंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केसेस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है यहाँ पे और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये तो पेंटागोनल प्लेनर तो है ही ना, पेंटागन दिख रहा है ना, तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पेंटागोनल प्लेनर। तो VSEPR थ्योरी से अपने को यही सीखने को मिलता है। तो केमिकल बॉन्डिंग के केसेस में जो VBT अपने पास था, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग क्या समझे थे हाइब्रिडाइजेशन, और VSEPR थ्योरी से हम लोगों ने क्या समझा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग अगर मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और बॉन्ड एंगल क्या होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल के। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लियो ना, बैक तो नहीं करना है।